हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्ज़ाम टी पर। साथियों, हमने जो है कंप्यूटर की क्लास यहाँ पर स्टार्ट की थी और हम साथियों 9 क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है उसको यहाँ पर साथियों आपको करवा रहे थे। और रीट मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों ये बुक होने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी साथियों लगभग क्वेश्चन है वो इसी बुक से पूछे गए थे। और ये राजस्थान बोर्ड की साथियों बुक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो है संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमने जो है कंप्यूटर के प्रकार पढ़ लिए थे और कुछ उनके जो है यूज़ थे, कुछ विशेषताएँ थी, वो साथियों हमने देख ली थी। और अब हम साथियों यहाँ पर जो है कंप्यूटर की सीमाएँ, ये जो है पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। और जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है साथियों, वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छी तरीके से जो है उस वीडियो में समझाया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट जो मैटर है साथियों, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी साथ में बताई गई थी। तो साथियों यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर की सीमाएँ अब हम पढ़ने वाले हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, इनकी विशेषताओं के बावजूद कंप्यूटर की कुछ सीमाएँ भी है। देखिए साथियों, कंप्यूटर की कुछ सीमाएँ हैं वो कौन कौन सी है, लिमिटेशंस है वो कौन कौन सी है, उस पर यहाँ पर जो है नज़र डालते हैं। साथियों एक एक लाइन जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन साथियों कहीं से भी आ सकता है। और राजस्थान बोर्ड की जो बुक होती है साथियों, उसमें से क्वेश्चन जो है अक्सर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है। ये एक जड़ मशीन है तथा केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। तो साथियों ये लिमिटेशन इसकी हो गई, क्योंकि कंप्यूटर है वो खुद नहीं सोच सकता है, उसे जो है हम इनपुट देंगे तभी वो हमें आउटपुट देगा। आगे देखिए, बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। यानी कि 2 वर्ष का बालक होता है, उसकी बुद्धि यानी कि उसका आईक्यू भी जो है कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। वर्तमान में कुछ उच्च कोटि के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास किया गया है। संभव है कि कुछ समय बाद ऐसे कंप्यूटर भी आ जाएंगे जो सोच सकते हैं। जी हाँ साथियों, ऐसे कंप्यूटर के निर्माण की भी प्रोसेस चल रही है, वो खुद भी सोच सके। आगे देखिए, दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर तकनीकी में तेज़ी से परिवर्तन होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। इस कारण कंप्यूटर को अपग्रेड कराने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि महंगा पड़ता है। तो बार बार जो कंप्यूटर है साथियों, उसको अपग्रेड करवाने की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी जो है अधिक खर्चा यहाँ पर हो जाता है। कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। ये साथियों जो है हम लिमिटेशन यहाँ पर कंप्यूटर की पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर इन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। तो वायरस से जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा कंप्यूटर को होता है। ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, एटीएम आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे हैं। तो यहाँ से साथियों वायरस शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। आगे देखिए साथियों, अब जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो है मेरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण साथियों जो पॉइंट है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जो है आपको रीट एग्जाम में या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम में साथियों देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर जनरेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित था। वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकों के आधार पर पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। और नीचे साथियों आप देखिए, यहाँ पर देखिए, इस विकास क्रम में कंप्यूटर की कार्य करने की गति, संग्रहण क्षमता और नए अनुप्रयोग प्रोग्रामों में वृद्धि हुई है, जबकि इसके आकार और कीमत में कमी आई है। इसके उत्पादन में भी तेज़ी आई है और अभी आसानी से बाज़ार में साथियों उपलब्ध है। आम लोग भी साथियों इसको जो है खरीद रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी है जो भी है जिनको ज़रूरत होती है साथियों, वो यहाँ पर आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कीमत में भी साथियों कमी आई है और नए नए मॉडल जो है बाज़ार में साथियों उपलब्ध हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर और इनकी साथियों जनरेशन थी वो थी 1942 से लेकर 1955 तक जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का साथियों बोलबाला रहा है। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो साथियों यहाँ से निश्चित रूप से आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना लग रही है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शब्द है साथियों वो है यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब। क्या है साथियों? वैक्यूम ट्यूब है। इसको आपको याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है 1942 से लेकर 1955 तक थे। और इन जो कंप्यूटर
कंप्यूटर है इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी थी, अतः इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। इनकी कार्य करने की गति क्या थी? धीमी थी। तो साथियों विशेषता यहाँ पर प्रथम पीढ़ी की पूछ सकते, तो उसमें इनकी कार्य करने की जो गति है वो धीमी थी, आकार बहुत बड़ा था। इस तरीके से इनकी विशेषताएं भी ऑप्शन में आ सकती है। और इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता है। तो साथियों ये पूछ सकते हैं कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है यहाँ पर पंच कार्ड का यूज किया जाता है। आगे देखिए साथियों, आंतरिक मेमोरी के चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। इनमें मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा प्रचलित थी। इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर एनियक, एडवेक थे। तो साथियों यहाँ पर जो है ये दो नाम हमें महत्वपूर्ण है और इनको याद भी करना। ये देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें से एक तो एनियक नाम ये आपको याद रखना है, एक एडवेक नाम है ये आपको याद रखना है। ये दो नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निम्न में से उदाहरण है। तो एक तो एनियाक करना आपको ENIAC एनियक करना है, दूसरा होता है एडवेक EDVAC एडवेक। ये दो नाम साथियों आपको कंठस्थ याद कर लेने हैं। और इसमें एक बात यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब है वो आपको याद करना है, पंच कार्डों का प्रयोग इसमें होता है और चुंबकीय ड्रम का प्रयोग इसमें होता है। तो ये साथियों आपको याद करना है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एग्जाम में कहीं और से नहीं बनने वाला है। तो अच्छी तरीके से आप नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद में साथियों आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब पढ़ने वाले हैं द्वितीय कंप्यूटर यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर और इनका जो कार्यकाल था वो था 1955 से लेकर 1964 के बीच में। तो साथियों यहाँ पर अब देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ है, किसका प्रयोग इसमें होता है और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, याद रखना है। नोट्स अगर आप बनाना चाहो तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टरों पर आधारित थे। तो यहाँ पर सबसे पहले यही क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का यूज होता था और ये कंप्यूटर है 1955 से 1964 के बीच में चले थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज द्वारा किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, 1947 में हुआ। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, लेबोरेटरीज किसने किया था, ये आप नाम देखिए बेल लेबोरेटरीज ने जो है यहाँ पर ट्रांजिस्टर का क्या किया, आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्ति सॉलिड स्टेट डिवाइसेज है जो अर्धचालक धातु से बना है। किससे बना है, ट्रांजिस्टर अर्धचालक धातु से बना है। ट्रांजिस्टर का वही कार्य था जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का था। जी साथियों, वैक्यूम ट्यूब की जगह है अब इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। आगे देखिए, किंतु इनका आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा था। बिल्कुल ट्रांजिस्टर का यूज साथियों हो गया तो इसका आकार भी छोटा होता गया। आगे देखिए, ये अधिक विश्वसनीय तथा अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। इनमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी। तो साथियों ये इसकी विशेषता हो गई। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में ये काफ़ी अच्छा था, आसान था और कार्य करने में भी काफ़ी तेज़ गति से ये कार्य कर सकता था और इसमें बिजली की जो खपत है वो भी कम होती थी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर का यूज होता था। और 1947 में इसकी जो है यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर की जो यहाँ पर जो आविष्कार किया था वो बेल लेबोरेटरीज ने किया था। ये मुख्य बातें आपको याद रखनी है। आगे यहाँ पर देखिए आप कि इस समय स्मृति यानी कि मेमोरी की तकनीक में भी सुधार हुए थे। 1960 के दशक में पूर्णतया ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई। द्वितीयक मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप और डिस्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ जो आज भी प्रचलित है। और ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, साथ ही अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक जो है
कम हो गई, क्योंकि साथियों जब कंप्यूटर का यूज़ प्रथम पीढ़ी में होता तो तापमान में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती थी। तो यहाँ पर देखिए तापमान का मतलब साथियों वो काफ़ी जल्दी जो है गर्म हो जाते थे और इसी कारण इनकी विश्वसनीयता भी जो है बढ़ी है। छोटे आकार के कारण आंतरिक मेमोरी, अच्छी इनपुट आउटपुट युक्तियों का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटरों की लागत मूल्य में भी कमी आई थी और IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज और CDC 3600 आदि इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर प्रमुख कंप्यूटर थे। देखिए साथ ही यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आप ये देख सकते हैं ये तस्वीर के माध्यम से, और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यूज़ जो है कंप्यूटर में होने लगा था। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो बात है वो इस लाइन में, इस पेज में आपको क्या याद रखनी है वो आप यहाँ पर नज़र डालिए। यहाँ पर जो है द्वितीय पीढ़ी के जो एग्जाम्पल है वो देखिए IBM 70, कौन से साथियों IBM 70 सीरीज़ है, एक तो ये नाम आपको याद रखना है, एक IBM 1600 है सीरीज, 1600 सीरीज़ है, एक CDC 3600 है। ये तीन नाम जो है साथियों वो आपको याद करने, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन यही आ सकता है कि द्वितीय पीढ़ी का एग्जाम्पल निम्न में से नहीं है, तो 3 नाम तो ये दे रखे होंगे, एक नाम कोई आपको और जो है प्रथम पीढ़ी का पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है। और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज होता है, 1947 में उसका आविष्कार हुआ था, लेबोरेटरीज ने किया था, ये आपको याद रखना है। और इसके 3 जो है प्रमुख, ये देखिए IBM 70 सीरीज, IBM 1600 और CDC 3600, ये आपको नाम याद रखने हैं। आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। और साथियों ये टॉपिक पूरा होने के बाद में, ये जो किताब है वो पूरी होने के बाद में हम साथियों आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। अब आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर और इनका कार्यकाल था वो था 1964 से लेकर 1975 तक इनका जो है कार्यकाल था, लगभग 11 साल ये कंप्यूटर चले थे। अब देखिए इनकी क्या क्या विशेषता थी और इसमें किसका यूज हुआ था और द्वितीय पीढ़ी को इसने जो है कैसे हराया था वो देखते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों का स्थान एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया था, इन्हें IC कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर जो है एक बड़ा बदलाव इस कंप्यूटर में किया गया, इसमें जो है एकीकृत परिपथ यानी कि IC का यूज़ यहाँ पर किया गया। किसका यूज किया गया? IC का। तो सबसे पहले आपने देखा वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, उसके बाद में दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। अब तीसरी पीढ़ी में जो 1964 से 1975 तक चली थी इसमें IC का यूज करने लग गए। ये नाम आपको याद रखने की पहली पीढ़ी में किसका यूज हुआ, दूसरी में किसका यूज हुआ और तीसरी में किसका यूज हुआ, ये तो आपको याद करना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, पीढ़ी में से एक क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए IC एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व जो है निहित होते हैं। अपने छोटे चपटे आकार के कारण यह चिप के नाम से अधिक लोकप्रिय है। IC के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार और छोटा हुआ है, गति तीव्र हुई है, मेमोरी बढ़ी है, लागत में कमी आई है, साथ ही इनकी विश्वसनीयता है भी और अधिक बढ़ी है। इस काल के विकसित महत्वपूर्ण कंप्यूटर साथियों कौन कौन से है इसके एग्जाम्पल वो यहाँ पर आप देखिए। IBM 360, LCL 1900 और वेक्स 750 ये इसके एग्जाम्पल है। और ये देखिए आप यहाँ पर ये तो IC है और ये आप तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यही है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली, इसमें जो है IC का यूज हुआ है और इसकी लागत में काफ़ी कमी आई है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखिए 3 चीज़ जो है यहाँ पर नाम आपको याद करने हैं। ये देखिए जो नाम है यहाँ पर इसकी पीढ़ियों के जो इसके जो एग्जाम्पल है साथियों वो आपको यहाँ पर याद करने कौन से। एक तो देखिए IBM कौन सा होता है, एक तो होता है IBM 360, IBM 360 एक तो ये नाम आपको याद रखना है। एक होता है LC, देखिए LCL 1901 ये नाम आपको याद करना है। उसके बाद में एक यहाँ पर देखिए वेक्स 760, तो ये देखिए वेक्स 750 है, तो ये वेक्स 750 आपको याद रखने हैं। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से? IBM 360, कौन से? IBM 360,
LCL 1900 और वेक्स 750 है। और तीसरी बात आपको याद रखने की इनका कार्यकाल क्या था, तो यहाँ देखिए ये जो है 1964 से लेकर 1975 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है, इनकी पीढ़ी रही है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी है और आपको बस क्या करना है, नोट करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं वो आपको नोट करना है, पूरा यहाँ पर नोट नहीं करना है। उन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट में जरूर आप कुछ लिख सकते हैं। आगे देखिए, चतुर्थ श्रेणी जो है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1989 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। तो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर जो है उनका कार्यकाल 1975 से 1989 के बीच में रहा है। अब इनकी क्या क्या विशेषता है, इनमें क्या कुछ नई चीज़ ऐड की गई है वो देखते हैं। तो देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने की एकीकृत परिपथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए अब किसका यूज हुआ है, अब हुआ यहाँ पर एकीकृत परिपथ का यूज हुआ, यानी कि VLSI। जो IC थी साथियों उससे भी थोड़ा सा जो है यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसमें काफ़ी जो है अच्छे जो है यहाँ पर इनपुट डाले गए हैं और शानदार और अच्छा चलने वाला साथियों उसको जो है यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। तो VLSI का यूज चतुर्थ पीढ़ी में किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, पहले में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरे में ट्रांजिस्टर थी, तीसरे में IC थी और चौथी में थी VLSI। और VLSI की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्या याद रखनी है, VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये नाम आपको याद रखना है। और ये 1975 से 1989 तक इनकी पीढ़ी रही थी, ये भी आपको याद रखना है। चतुर्थ पीढ़ी जो है 1975 से 1989। इन परिपथों में 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये होते हैं। और यहाँ पर देखिए, अतः इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। तो इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा था। किसका, माइक्रो प्रोसेसर का, ये भी आप याद रख सकते हैं। एकीकृत परिपथ आप याद रख सकते हैं, VLSI याद रख सकते हैं और 1975 से 1989 आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये देखिए आप डायग्राम के माध्यम से ये देखिए, ये है माइक्रो प्रोसेसर VLSI आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी IC इसमें जो है दर्शाई गई है। आगे देखिए, इसमें ये जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये तो साथियों आपने देख लिया होगा, लगभग सभी के घरों में ये कंप्यूटर तो आपने देख ही लिया होगा, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। आगे देखिए इसमें और क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं उस पर नज़र डालिए। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार अत्यधिक छोटा हो गया है। फलस्वरूप अब तक जिन कंप्यूटरों के लिए बड़े बड़े कक्षों की आवश्यकता होती थी वो अब टेबल पर रखे जाने लगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर साथियों इनको बोल सकते हैं। सभी के घरों में लगभग, अगर घरों में नहीं तो साथियों आसपास में कहीं ना कहीं आपने कंप्यूटर सेंटर पर, ऑफिस या बात करें तो बैंकों में देखा होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी की कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता, मेमोरी और विश्वसनीयता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। तो माइक्रो प्रोसेसर VLSI आपको याद रखना है नाम। आकार के आधार पर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को जो है माइक्रो कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉम, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है उसमें इतनी जो है विशेषताएं आपको नज़र आती है। आगे देखिए साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर और इनकी जो है क्या क्या विशेषताएं है वो देखिए। ये जो है 1989 से लेकर अब तक चल रही है, यानी कि फोर्थ जो पीढ़ी है 1975 से 1900 यहाँ पर जो है बात करें, यहाँ पर आप एक बार नज़र डालिए। 1975 से यहाँ पर जो है बात की गई थी और 1989 तक जो है ये पीढ़ी चली थी। और पंचम पीढ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 1989 से लेकर अभी तक जो है पंचम पीढ़ी ही चल रही है। ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में, इनकी इन पर भी साथियों अपग्रेडेड का जो है काम चल रहा है। इनमें तर्क करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने आदि बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि ऐसे कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है जो खुद सोच सकता है,
ये ऐसा विचार जो है अगली पीढ़ी में साथियों ये संभावना बन सकती है। छठी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कंप्यूटर वर्तमान के कंप्यूटरों से अधिक तीव्र गति वाले, अधिक विश्वसनीय और जटिल तथा विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग की विधियाँ भी सरल हो जाएगी। ये मानवीय भाषा तथा व्यवहार को भी समझने लगेंगे और इनपुट और कमांड दोनों जो है दोनों ही के लिए अधिक आसानी हो जाएगी। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। ये देखिए साथियों पंचम पीढ़ी के जो यहाँ पर देखिए रोबोट्स यहाँ पर दिखाया गया, यानी कि पंचम पीढ़ी में साथियों रोबोट्स के भी जो है यूज यहाँ पर होने लग गए हैं। अब साथियों हमारा जो अगला पॉइंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक रेखाचित्र एवं कार्य प्रणाली। साथियों हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर देखिए साथियों कंप्यूटर जो एक सिस्टम के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम से अभिप्राय कंप्यूटर के भौतिक भागों यानी कि फिजिकल यूनिट से है, यानी कि कौन कौन से उसके भौतिक भाग है जो है इसको चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, उन पर साथियों चर्चा करने वाले हैं। और साथियों यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से यहाँ पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि साथियों पीढ़ी के बाद में यहाँ पर आउटपुट इनपुट सिस्टम यूनिट जो है साथियों वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक हो जाता है। तो आगे जो साथियों इसकी जो है हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहला है सिस्टम यूनिट, दूसरा है देखिए साथियों सिस्टम यूनिट है, दूसरा है इनपुट यूनिट और तीसरा है यहाँ पर आउटपुट यूनिट। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सिस्टम यूनिट के बारे में, दूसरा यहाँ पर इनपुट के बारे में, तीसरा होता है आउटपुट यूनिट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए सिस्टम यूनिट क्या होता है उसकी यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। आगे देखिए यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू क्या होता है साथियों, सीपीयू होता है। तो सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू किसका भाग होता है, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो सीपीयू जो होता है वो सिस्टम यूनिट का यहाँ पर भाग होता है। आगे देखिए सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसे सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई युक्तियाँ, डिवाइसेस तथा परिपथ सर्किट लगे होते हैं जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदरबोर्ड पर संयोजित रहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। जो सामान होता है, जो मुख्य चीज़ होती है वो साथियों यहाँ पर सिस्टम यूनिट में ही रहती है। आगे देखिए बात करते हैं यहाँ पर इनपुट यूनिट की। देखिए कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में डाटा तथा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियाँ, डिवाइसेज, इनपुट यूनिट आगम इकाई। देखिए साथियों इनपुट को आगम इकाई भी कहते हैं। एक बार साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से आगम इकाई है, तो कई विद्यार्थी समझ नहीं पाए थे कि आगम इकाई क्या होती है। देखिए इनपुट को ही आगम इकाई यहाँ पर बोला जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कीबोर्ड हो गया, देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, स्कैनर हो गया आदि इनपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण हैं। इनकी आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। आगे साथियों इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। और अब देखेंगे निर्गम इकाई यानी कि आउटपुट डिवाइसेस के बारे में साथियों पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियाँ आउटपुट यूनिट यानी कि निर्गम इकाई कहलाती है। और जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया आदि कुछ सामान्य निर्गम युक्तियाँ आउटपुट डिवाइसेज है। इनकी चर्चा भी आगे साथियों हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर जो हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर साथियों देखिए ये जो है ये सीपीयू यहाँ पर होता है, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और अंकगणित व तार्किक इकाई यहाँ पर साथियों देख सकते हैं। इधर इनपुट हम देंगे, इधर आउटपुट साथियों निकलने वाला है। और यहाँ पर देखिए कंट्रोल यूनिट यहाँ पर होता है, उसके बाद यहाँ पर मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी होती है। और यहाँ पर द्वितीय संगणक इकाई यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन साथियों यहीं से बनने की संभावना रहती है, इसलिए आप आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है उसको आप नोट भी कर सकते हैं। और साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू को ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, इन निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए। साथियों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का दिमाग इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग जो है यहाँ पर सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो महत्वपूर्ण जो है सीपीयू ही यहाँ पर साथियों होता है। अब आगे यहाँ पर देखिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए नियंत्रण यानी कि नियंत्रण करता है, कौन करता है, सीपीयू। और संगणना
करता है, वास्तव में हम कंप्यूटर को भी जो भी निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में जाते हैं, यानी कि सब जो भी हम निर्देश देते हैं साथियों, जो इनपुट देते हैं सबसे पहले वो सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। और सीपीयू में जाने के बाद जैसे हम जो है कोई साथियों इनपुट देते हैं वो हमें जो है मॉनिटर में जो है आउटपुट के रूप में साथियों दिखाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर में यदि सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। जी साथियों, कंप्यूटर जो होता है वो दिमाग होता है, हमारे में अगर साथियों दिमाग नहीं है तो जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो है यहाँ पर सीपीयू जो है साथियों मुख्य अंग कंप्यूटर का हम मान सकते हैं, और मान नहीं सकते साथियों, ये होता ही है। आगे देखिए, जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर पर नियंत्रण रखता है, ठीक उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के शेष सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट व आउटपुट डिवाइसेज आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखता है और उनमें कार्य करवाता है। प्रोग्राम और डाटा इसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित होते हैं। इसी के नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है तथा प्रिंटर के द्वारा कागज पर छपता है। सीपीयू लाखों करोड़ों गणनाएं व निर्णय सेकंडों में कर सकता है। ये आपको साथियों यहाँ पर जो है सीपीयू के बारे में जो है बातें बताई गई है। अब साथियों यहाँ पर देखिए सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी मुख्य रूप से साथियों आपको याद रखना है कि सीपीयू को जो है यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला है कंट्रोल यूनिट, यानी कि नियंत्रण इकाई, इसको सीयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और आगे देखिए यहाँ पर साथियों दूसरे नंबर पर देखिए अंकगणितीय व तार्किक इकाई, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है अथवा एएलयू की साथियों फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि तार्किक अंकगणितीय व तार्किक इकाई हो गई। मेमोरी अथवा संग्रहण इकाई स्टोरेज यूनिट यहाँ पर साथियों हो गई है। अब साथियों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर साथियों आप यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो साथियों सीपीयू की जो है यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सीपीयू की साथियों जो भी विशेषता है वो हमने बता दी है। और अब साथियों सीपीयू की जो ये 3 भाग है साथियों, ये जो 3 भाग आपको देख रहे हैं, नियंत्रण इकाई, अंकगणित तार्किक इकाई और मेमोरी, ये साथियों हम जो है आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। और साथियों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज बने थे वो हमने बता दिए हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। अगली क्लास में साथियों हम जो है यहाँ पर सीपीयू इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। और साथियों यकीन मानिए आरबीसी की बुक से ही जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और रीट मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से साथियों ये बेस तैयार करना है। तो साथियों यहाँ पर जो हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।